तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट के बारे में। अंटार्कटिका ऐसा कॉन्टिनेंट है जिस पे टेक्निकली किसी भी देश का अधिकार नहीं है। इसकी कोई सरकार नहीं है, इसके कोई नागरिक नहीं हैं, यहाँ पे कोई सेना नहीं है, पुलिस नहीं है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, यूके, ये इसके कुछ हिस्सों पे अपना अधिकार बताते हैं, क्लेम करते हैं। लेकिन क्या ये सच में उनके अधिकार में हैं या नहीं? आज की वीडियो में हम समझते हैं अंटार्कटिका के इतिहास के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. अंटार्कटिका एक बर्फ से ढका हुआ सूखा महाद्वीप है। यहाँ पे तापमान -80 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और यहाँ पे आने वाले बर्फ के तूफान जो होते हैं वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज़्यादा रफ्तार के होते हैं। यहाँ पे साल भर में 50 mm से भी कम की बारिश होती है और वो भी धरती पहुंचने से पहले पहले ही बर्फ़ बन जाती है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के इतिहास के बारे में। अगर 400-300 बीसी की बात की जाए तो उस समय तक लोग मानते थे कि धरती जो है वो फ्लैट है, मतलब एक स्फीयरकल शेप में नहीं है, गोला नहीं है, बल्कि फ्लैट है। इवन आज की डेट में भी कई ऐसे लोग हैं जो धरती को फ्लैट मानते हैं। आज की डेट में भी फ्लैट अर्थ सोसाइटी वाले बोले जाते हैं। इनकी कहानी फिर कभी सुनाऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये भी। 300 बीसी के अराउंड में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल पहले उन लोगों में से थे जिन्होंने कहा कि धरती गोल है। और ग्रीक लोगों का ये मानना था कि नॉर्थ में ज़मीन है जिसको ये आर्कटोस के नाम से बुलाते थे। अब क्योंकि धरती गोल है और नॉर्थ में आर्कटोस है तो इसके उल्टी तरफ भी कुछ न कुछ होगा। तो वहाँ की ज़मीन को इन्होंने एंट आर्कटोस का नाम लिया, मतलब एंटी आर्कटोस, आर्कटोस का उल्टा। और वहीं से ये वर्ड एंटार्क्टिका निकल के आया। हालांकि उस समय तक एंटार्क्टिका तक कोई इंसान नहीं पहुंचा था, लेकिन लोगों ने नक्शे में धीरे धीरे एंटार्क्टिका को दिखाना शुरू कर दिया था। उस समय सैटेलाइट वगैरह तो थे नहीं, तो नक्शे जो बनते थे वो जो ओशन एक्सप्लोरर होते थे, जो पानी का जहाज़ शिप लेके निकलते थे, बताते थे कि हाँ यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। उसी तरह से नक्शे बनाए जाते थे। इन लोगों का भी ये मानना था कि धरती के साउथ में ज़मीन है। अब जो शिप होते हैं वो बेसिकली कंपास का इस्तेमाल करते हैं। वो कंपास से देखते हैं नॉर्थ की दिशा और साउथ की दिशा, जिसकी वजह से उनका ये कहना था कि साउथ की दिशा में भी अगर कहा जाए तो ज़मीन तो है, लेकिन किसी ने उसको देखा नहीं था। तो वो कितनी बड़ी है, कैसी है, इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। फ्रेंच एक्सप्लोरर्स जो थे उन्होंने 1530 में जब गोल दुनिया का नक्शा बनाया था तो उन्होंने एंटार्क्टिका को टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा के नाम से दिखाया था, जिसका मतलब होता है अननोन सदर्न लैंड। इस मैप के बनने के लगभग 200 साल के बाद 1773 में ब्रिटिश नेवल कैप्टन जेम्स कुक वो पहले इंसान बनते हैं जो अंटार्कटिका के साउथ में लगभग 130 किलोमीटर दूर तक पहुंच गए थे, जिन्होंने एक्चुअली में देखा था उसको। वहाँ वो देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स हैं, काफ़ी ठंडा इलाका है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं। तो इनका ये मानना था कि कोई भी इंसान उस ज़मीन तक पहुंच नहीं सकता, क्योंकि कोई भी उस समय शिप से ही जाया जा सकता था और शिप जो हैं वो इतने आइसबर्ग्स में और तेज़ हवाओं में वहाँ पहुंच ही नहीं सकते, उनका ये मानना था। लेकिन हाँ, वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी आंखों से देख के ये कंफर्म कर दिया कि टेरा ऑस्ट्रालिस इनकॉग्निटा नाम का जो चीज़ दिखाई गई थी मैप में वो एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। हालांकि इनकी ये बात कि वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, ये थोड़े ही सालों के बाद में गलत साबित हो जाती है। अब ये बात कि अंटार्कटिका में पहला कदम किसने रखा, ये थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका क्लेम करते हैं कि मैंने पहला कदम रखा, मैंने पहला कदम रखा। लेकिन पहली जो अनडिस्प्यूटेड क्लेम है वहाँ पहुँचने की, वो है 1895 की, जब एंटार्क्टिक नाम का ही एक शिप था, नॉर्वेजियन शिप, वो इस जगह पे पहुँचता है और एक छोटी बोट उतारता है समुद्र में, जो कि इस एंटार्क्टिक में एक्चुअली में पहुँचती है। अब उसमें ही बोट में ही जो लोग सवार थे, लगभग 5-7 लोग थे,
इनमें से 2 लोग ऐसे हैं जो क्लेम करते हैं कि वो पहले थे जिन्होंने कदम रखा। पहले हैं कार्टसन ब्रांच क्रेविक, जो नॉर्वेजियन थे और उनका कहना था कि वही थे पहले जो शिप के नीचे उतरे, छोटी बोट में बैठ के वहाँ गए और पहला कदम रखा। लेकिन दूसरे एक और व्यक्ति थे न्यूजीलैंड के, अलेक्जेंडर वॉन तुनजेल्मान, जिनका कहना ये था कि बोट रुकने से पहले ही वो उससे नीचे उतर चुके थे बोट को स्टेबल करने के लिए। तो टेक्निकली वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने अंटार्कटिका पे कदम रखा। अब पहला कदम किसी ने भी रखा हो, लेकिन इस चीज़ से ये तो कंफर्म हो गया कि अंटार्कटिका नाम की कोई ज़मीन, कोई धरती है जो एग्जिस्ट करती है साउथ में। अब 1900s की शुरुआत में वो कॉलोनाइजेशन का भी ज़माना था, जब लोग जहाज़ से दूसरी दूसरी जगह पे जाके कॉलोनीज़ बना रहे थे, कब्ज़ा करते थे, वैसा ही समय था। तो शुरुआत के कुछ दशक तक अगर कहा जाए तो बहुत सारे लोग अंटार्कटिका पहुँचे, उन्होंने बहुत सारी रिसर्च की, वहाँ के बारे में बहुत सारी नई-नई जानकारियाँ मिली। और क्योंकि कॉलोनियल टाइम था, तो 1900 से 1940 तक में कुछ दशकों की जैसे मैं बात कर रहा था, उसमें उसके कई हिस्से थे जिसमें अलग-अलग देशों ने अपनी सॉवरेनिटी को क्लेम किया। जिन देशों ने यहाँ पे अपनी सॉवरेनिटी क्लेम करी थी वो थे यूके, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, चिली, न्यूजीलैंड और नॉर्वे। इसके अलावा भी कई ऐसे देश थे जो अंटार्कटिका गए थे, लेकिन सिर्फ एक्सप्लोरेशन पर्पसेस से, उन्होंने कोई अधिकार नहीं जमाया वहाँ की ज़मीन पे। जैसे यूएस है, जापान है, सोवियत रशिया हो गया, स्वीडन, बेल्जियम, ये सिर्फ वहाँ पे गए थे, गए ज़रूर थे, लेकिन कोई अधिकार किसी ज़मीन पर उन्होंने नहीं जताया था। 1939 में जर्मनी में जब नाजी गवर्नमेंट हुआ करती थी, तो उन्होंने भी आर्कटिक को एक्सप्लोर किया, एक्सपीडिशन किया। वहाँ पे उन्होंने कई सारे फ़ोटो भी लिए अपने झंडे के साथ में, और कई जगहों पे उन्होंने हवाई जहाज़ से अपने मेटल के नाज़ी स्वास्तिक के निशान गिराए और ये क्लेम कर लिया कि जहाँ-जहाँ वो मेटल के नाज़ी स्वास्तिक गिरे हैं, वो नाज़ी जर्मनी की हो गई। बाद में तो खैर नाज़ी जर्मनी ही नहीं रहा, तो फिर क्या ही कहना। 1924 में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट चार्ल्स इवांस ह्यूज ने ये चीज़ कही थी कि कोई भी देश अगर अंटार्कटिका पे नई ज़मीन खोज रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़मीन जो है वो उस देश की हो गई। अगर ज़मीन किसी देश की होगी तो वो तभी हो सकती है जब उस देश के नागरिक वहाँ पे जाके रहें, परमानेंटली जाके बस जाएं, तभी उसको किसी देश की ज़मीन माना जा सकता है। सिर्फ जाके घूम के आ गए तो उसको क्लेम नहीं माना जा सकता उस ज़मीन का। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इस चीज़ की एक होड़ सी लग गई। अगर बात यही थी कि परमानेंटली सेटल होना है या रहना है, तो बहुत सारे देशों ने अपने परमानेंट रिसर्च स्टेशन यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया। 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया ने अंटार्कटिका के पास के 2 आइलैंड, हर्ड एंड मैकडोनल्ड आइलैंड और मैक्वेरी आइलैंड पे अपना रिसर्च स्टेशन बनाया। 1953 में फ्रांस ने कैरेक्वालोइन और क्रॉसेट आइलैंड पे अपने स्टेशंस बनाए। 1954 में ऑस्ट्रेलिया पहला वो देश था जिसने अंटार्कटिका की मेन धरती पे, मेन उस महाद्वीप पे मॉसन नाम का स्टेशन बनाया। 1955 में अर्जेंटीना ने अपना बेलग्रानो बेस बनाया फिल्स्नर आइस शेल्स पर। अब अंटार्कटिका जो है, इसकी धरती बहुत ऐसी जगह पे है जहाँ पे नीचे ज़मीन है ही नहीं, सिर्फ बर्फ़ की वजह से ही वो ज़मीन दिखती है। ऐसी जो जगह होती हैं इनको आइस शेल्स कहा जाता है। ऐसी बहुत सारी जगहें हैं अंटार्कटिका में। अब जैसा कि मैंने कहा, ये जो रिसर्च स्टेशंस वहाँ स्टैब्लिश किए जा रहे थे, वो एक तरीके से अपनी टेरिटरी क्लेम करने का तरीका था। और उस एक समय ऐसा आया था जब ब्रिटिश, चिली और अर्जेंटीना के रिसर्च स्टेशन आपस में इतने करीब आ गए थे कि टेरिटरी डिफाइन करना ही मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से आज की डेट में भी यही 3 मात्र ऐसे देश हैं जिनका एक जो टेरिटरी क्लेम है वो एक दूसरे के साथ में ओवरलैप करता है। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो इसमें जो ब्लू डॉट है वो अलग-अलग देशों के रिसर्च सेंटर्स हैं, जिसमें ये साफ पता चल रहा है कि जो चिली के क्लेम वाली जगह है वहीं पे ब्रिटिश सेंटर्स भी हैं, उसी को ओवरलैप करते हुए अर्जेंटीना के भी स्टेशंस हैं। तो इसीलिए इनका जो क्लेम्ड एरिया है वो भी एक दूसरे को ओवरलैप करता है। दूसरी तरफ अगर नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और न्यूजीलैंड के क्लेम्स की बात की जाए तो वो एक दूसरे को बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करते, वो बिल्कुल क्लियर है।
1950 में सोवियत रूस ने सारे देशों को एक मेमोरेंडम इशू किया कि कोई भी देश अगर बिना सोवियत यूनियन को बताए, बिना उनसे डिस्कस किए, बिना उनके एग्रीमेंट के कोई भी जगह धरती क्लेम करता है तो सोवियत रूस उसको नहीं मानेगा। 1958 में यूएस के जो प्रेसिडेंट थे आइजनहावर, उन्होंने भी सभी देशों को एक नोटिस इशू किया कि अंटार्कटिका को एक आज़ाद कॉन्टिनेंट रहना चाहिए और सभी देशों के बीच में इसके लिए एक ट्रीटी होनी चाहिए कि वहाँ पे किसी तरीके की टेरिटोरियल क्लेम के लिए लड़ाइयाँ ना हो, शांति बनी रहे। 15 अक्टूबर 1959 में वॉशिंगटन में एक कॉन्फ्रेंस होती है और 1 अक्टूबर 1959 को ही अंटार्कटिक ट्रीटी साइन की जाती है। इसमें 3 मेन पॉइंट होते हैं। वैसे तो काफ़ी लंबी ट्रीटी है, लेकिन 3 उसके मेन पॉइंट होते हैं। पहला तो ये कि अंटार्कटिका को सिर्फ शांतिपूर्ण कार्यों के लिए ही यूज़ किया जा सकता है कि आप वहाँ जाओ, रिसर्च वगैरह कर लो, शांति से थोड़ा घूम लो, टहल लो, एक्सपीडिशन वगैरह कर लो, लेकिन वहाँ पे किसी तरह की सेना बैठाना, मिसाइल वगैरह स्टैब्लिश करना, कोई आर्मी इंस्टॉलेशंस करना, ये सब अलाउड नहीं है। जितने भी देश हैं सभी को, जो इस ट्रीटी में आ रहे हैं, सभी को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस वगैरह करने की पूरी आज़ादी होगी। और तीसरा कि जो भी नतीजे आते हैं साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के, वो सभी को अवेलेबल कराए जाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ पता किया है तो वो आप अपने तक ही रखें, वो आप दूसरों के साथ भी बांटेंगे। इस ट्रीटी को सबसे पहले 12 देशों ने साइन किया था, जिनमें से वो 7 देश भी थे जिन्होंने अपनी अपनी टेरिटरी क्लेम कर रखी थी। अब इस ट्रीटी में एक इंटरेस्टिंग बात थी, इसमें किसी के भी टेरिटरी क्लेम को सपोर्ट तो नहीं किया गया था, लेकिन डिनाई भी नहीं किया गया था। यहाँ पे सिर्फ इस ट्रीटी में ये चीज़ थी कि कोई आप वहाँ पे कब्जा नहीं कर सकते, आर्मी इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं लगा सकते, हथियार मिसाइल नहीं लगा सकते, लेकिन जो क्लेम ऑलरेडी हो रखे थे उनको किसी तरीके से भी डिनाई नहीं किया गया था। तो वो जो क्लेम्स थे टेरिटोरियल, वो आज की डेट में भी वैसे के वैसे ही हैं। ये जो ट्रीटी है, इससे उनको एक तरीके से टेम्परेरीली सस्पेंड किया गया है। अब ये जो ट्रीटी है, इसको 2048 में रिन्यू किया जाना है, तब देखते हैं क्या होता है, रिन्यू होती है नहीं होती है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन ने एक स्पेशल कमेटी ऑन अंटार्कटिक रिसर्च भी बनाया था 1958 में, जिसमें सभी देशों के लगभग 4,500 वैज्ञानिक जो हैं वो 70 से ज़्यादा सीजनल और परमानेंट रिसर्च स्टेशंस में अंटार्कटिका में विजिट करते हैं और एक्सपीडिशन और रिसर्च करते हैं। अब अगर बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया शुरुआत से ही इस अंटार्कटिक ट्रीटी के विरोध में था। इंडिया का ये मानना था कि जो भी ये देश हैं, ये इनका एक तरीका है कॉलोनाइज करने का अंटार्कटिका को और उसके ऊपर कब्जा करने का, हड़पने का। तो भारत शुरुआत से ही इस समर्थन में था कि ये अंटार्कटिका पूरा का पूरा जो है, इसको यूनाइटेड नेशंस अपने कब्जे में रखे और किसी को दिया ही नहीं जाए। लेकिन ऑब्वियसली उस मांग का कोई फर्क नहीं पड़ा। 30 साल के बाद दिसंबर 1981 में भारत ने पहला अंटार्कटिक एक्सपीडिशन लॉन्च किया। लेकिन जो ये एक्सपीडिशन था, इसको बहुत ही चुपचाप लॉन्च किया गया, किसी देश को खबर किए बिना। इसको लीड किया था मशहूर मरीन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर सैयद जहूर कासिम ने। इंडिया ने नॉर्वे से एक पोलर सर्कल नाम का आइस ब्रेकर शिप लिया था, जिसमें ये एक्सपीडिशन किया गया था और ये एक सफल एक्सपीडिशन था। उस समय की एक मैगजीन थी न्यू साइंटिस्ट करके, उसने इसे भारत का अंटार्कटिका के ऊपर एक इन्वेजन भी कहा था, दैट इंडिया इन्वेडेड अंटार्कटिका। ऐसा इसलिए कहा गया था क्योंकि भारत जो था वो अंटार्कटिक ट्रीटी का हिस्सा नहीं था। सो टेक्निकली अगर कहा जाए तो वहाँ पे जाके एक्सपीडिशन, रिसर्च या कुछ भी करना वो गैर कानूनी चीज़ थी। खैर बाद में 1983 में भारत ने भी इस ट्रीटी को साइन कर लिया था और कंसल्टेटिव स्टेटस भी उसको बहुत जल्दी मिल गया था। आज की डेट में भारत के 2 एक्टिव रिसर्च सेंटर हैं अंटार्कटिका में, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नाम से। जो अगला भारतीय एक्सपीडिशन था, उसमें डॉक्टर सुदीप्ता सेनगुप्ता ने ये रिसर्च स्टडी करी थी कि भारत अंटार्कटिका का ही हिस्सा था, एज ए कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट का पार्ट था, और वहाँ से शी मार्कर हिल्स से अलग होके वो
तैरता हुआ आया एक तरह से, ये तो करोड़ों साल के एवोल्यूशन वाली बात है, कि वहाँ से आके एशिया कॉन्टिनेंट में तिब्बत के साइड में टकराया और उसी से हिमालयन माउंटेन रेंज का भी फॉर्मेशन हुआ। 1991 में एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी भी साइन की गई स्पेन की राजधानी मैड्रिड में, इसीलिए इसको मैड्रिड प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। इसमें अंटार्कटिका पे किसी भी प्रकार की ड्रिलिंग, माइनिंग, इन सब चीज़ों के ऊपर रोक लगा दी गई। और ये भी जो है ये सेम अंटार्कटिक ट्रीटी का ही एक तरीके से पार्ट है, तो 2048 तक ही ये भी काम करेगी। अगले ही साल 1992 में यूएस की जियोलॉजिकल सर्वे टीम ने एक स्टडी करी और ये बताया कि अंटार्कटिका के नीचे 19 बिलियन बैरल ऑयल है। अगर रशियन के मिनरल एक्सप्लोरर्स का माना जाए तो अंटार्कटिका के नीचे मोर देन 500 बिलियन बैरल ऑयल एंड गैस का भंडार है। अब टेक्निकली अभी इसको वहाँ से निकाला नहीं जा सकता, क्योंकि एक मैड्रिड प्रोटोकॉल जो साइन करी थी कि आप वहाँ कोई ड्रिलिंग या माइनिंग नहीं कर सकते। और उसके अलावा वहाँ पे इतना अलग सिचुएशंस हैं, इतनी ज़्यादा ठंड है, सर्दी है, कि वहाँ पे किसी तरीके की मशीनरी को ले जाके ड्रिलिंग करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। अब ट्रीटी तो 2048 में हो जाएगी एक्सपायर, रिन्यू होती या नहीं होती पता नहीं। जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है वैसे वैसे ड्रिलिंग भी शायद थोड़ी इजी हो जाए। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितने आ रहे हैं, हो सकता है उससे भी ये तेल वहाँ से निकालना इजी हो जाए। तो फ्यूचर में क्या होगा अब ये तो फ्यूचर ही बताएगा। साल 2000 के बाद में चाइना एकमात्र ऐसा देश है जिसने अंटार्कटिका में अपना रिसर्च स्टेशन बनाए। चाइना ने वहाँ पे अपने फिशिंग और टूरिज्म को भी काफ़ी एक्सपेंड कर रखा है। इसी वजह से कई देशों का ये भी मानना था कि अंटार्कटिका के आसपास का जो ओशन है उसको भी एक ट्रीटी में आना चाहिए और ये जो ओवर फिशिंग या कोई इलीगल एक्टिविटीज़ हो उन पर रोक लगे। क्योंकि 2018 की एक रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि कई अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, वो प्राइवेट एक्सपीडिशन के लिए अंटार्कटिका पहुंच जाते हैं और वहाँ पे जो उनकी मरीन लाइफ होती है, नॉर्मल रिसोर्सेज होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। 2003 में सेक्रेटरीट ऑफ अंटार्कटिक ट्रीटी के नाम से अंटार्कटिक ट्रीटी को एक फिजिकल प्रेजेंस भी मिला जो ब्यूनस आयर्स में अर्जेंटीना में है। आज की डेट में अगर आप टूरिज्म के लिए अंटार्कटिका के ब्रिटिश स्टेशन पोर्ट लेक्रॉय में जाते हैं तो वहाँ पे आप अपने पासपोर्ट पर ब्रिटिश स्टैंप लगवा सकते हैं। सेम काम चिली और अर्जेंटीना की टेरिटरी में भी होता है, वहाँ पे जाके आप उनके देश की भी स्टैंप्स लगवा सकते हैं। तो पासपोर्ट पे अपने देश का स्टैंप लगाना एक तरीके से टेरिटरी क्लेम का ही हिस्सा है। 2048 के बाद में क्या होता है, इन टेरिटरीज को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है, ये तो उसके बाद ही देखना होगा। ये थी पूरी कहानी अंटार्कटिका की, कैसे उसे ढूंढा गया, कैसे वहाँ स्टेशंस बनाए गए, क्या एक्सप्लोरेशन हुए और फ्यूचर में क्या स्थिति है। अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।